तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक चार्ज दे रखा है कितना, प्लस पॉजिटिव चार्ज है 3 माइक्रोकुलाम। एक चार्ज हमें दे रखा है पॉजिटिव चार्ज है 8 माइक्रोकुलाम, और बता रखा है कि इन दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो है 40 न्यूटन। डेफिनेटली दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये 40 न्यूटन फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अब हम यहाँ ये मान लेते हैं, अच्छा अब देखते हैं हमें पूछा क्या गया है। अब हमसे ये पूछ लिया इसने कि अगर इन दोनों चार्जेस में -5 माइक्रोकुलाम अलग अलग जोड़ दिया जाए, इसमें भी -5 माइक्रोकुलाम जोड़ दिया जाए और इसमें भी -5 माइक्रोकुलाम जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, नया फोर्स क्या होगा इनके बीच में। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स विच इज इक्वल फोर्स, हमें कूलम्स लॉ पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इनिशियल कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, F की जगह क्या दे रखा है 40, K का K रख लीजिए, Q1 कितना 3 माइक्रो, Q2 कितना, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, Q2 कितना 8 माइक्रो, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमने कितना अज्यूम किया है, R अज्यूम किया है, तो R का स्क्वायर। ये आ गया अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, अब सेकंड पे चलते हैं। अब हमें कहता है कि +3 माइक्रो में -5 माइक्रो जोड़ दीजिए। +3 माइक्रो में कितना जोड़ना है, -5 माइक्रो जोड़ना है। कहता है कि +8 में भी जोड़ दीजिए, +8 माइक्रो में कितना जोड़ दीजिए, -5 माइक्रो जोड़ दीजिए। बताओ ये चार्ज अब कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है -2 माइक्रोकुलाम। बताओ ये कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है +3 माइक्रोकुलाम। हमने अलजेब्रिक सम कर दिया। अब हमसे ये पूछा है कि अब ये जो नए चार्जेस बने हैं इनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना है, F है। इनके बीच की सेपरेशन तो चेंज की नहीं, तो दोबारा से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फोर्स कितना इनके बीच में, F इज इक्वल टू K, पहला चार्ज कितना है 2 माइक्रो, हम प्लस माइनस को साथ में कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा चार्ज कितना है 3 माइक्रो, डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, R का स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें F निकालना है। हम क्या कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो F डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू K 2 माइक्रो 3 माइक्रो डिवाइड बाई R स्क्वायर, सारे का डिवाइड, K 3 माइक्रो 8 माइक्रो डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, ऊपर ले ली सेकंड इक्वेशन, उसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। तो हमने क्या देखा, K से K कैंसिल हो गया, माइक्रो माइक्रो ये नीचे भी माइक्रो माइक्रो, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमें मिला 6 डिवाइड बाई 24। हम इसको सोल्व कर लेंगे। 20 ये 40 है, ये 40 आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, F आएगा 10 न्यूटन। तो आप चाहो तो ये कह सकते हो कि इनके बीच में फोर्स क्या रहेगा, 10 न्यूटन रहेगा, और वो भी किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये अपोजिट चार्जेस हैं, तो कौन सा फोर्स रहेगा यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। अब आप देखो एक चीज नोट करो कि यहाँ पर जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो फोर्स को भी पॉजिटिव लिया था। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। रिपेल फोर्स को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अट्रैक्शन फोर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, तो अट्रैक्शन अगर आप साथ में नहीं लिखना चाहते हो तो आप फोर्स को क्या कहोगे कि कितना फोर्स है इनके बीच में, -10 न्यूटन फोर्स है। यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, अट्रैक्शन टाइप को बता रहा है कि फोर्स अट्रैक्शन टाइप का है। और अगर आप यहाँ पर ये -2 रख लेते, माइनस रख लेते तो यहाँ पर आपको मिल भी जाता माइनस का। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो चार्जेस हैं
जब वो वैक्यूम में है तो उनके बीच में कितना फोर्स वर्क कर रहा है, तो उनके बीच में फोर्स है 10⁻⁴ न्यूटन। जब उन चार्जेस को मीडियम में रख दिया तो उनके बीच में कितना फोर्स है, तो वो हमें दे रखा है 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। हमसे पूछा है कि उस मीडियम का रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कह सकते हो आप उसको, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। ये हमसे पूछा गया है, तो हम इसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कैपिटल के से शो करते हैं वो क्या होता है, वो होता है F0/Fm। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, 2.5 × 10⁻⁵ नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 4। तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो रिजल्ट आएगा अपना 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 4। पिछले क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट था, -10 न्यूटन, तो ए करेक्ट था उसका, इसका डी करेक्ट रहेगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात होती है कि उसके तीनों एंगल भी कितने कितने होते हैं, 60 होते हैं। ओके, अब ये कहता है कि इसके मान लीजिए वर्टेक्स ए है, बी एंड सी। इट इज गिवन दैट द चार्जेस प्लेस्ड ऑन इट्स वर्टेक्सेस आर +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। तो ये चार्जेस रिस्पेक्टिवली ए बी सी वर्टेक्स पे रखे हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि सी वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे टोटल फोर्स कितना रहेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि सी पे जो चार्ज है उस पर ये जो दो बाकी चार्ज है इनकी कारण लगने वाले अलग अलग फोर्स को कैलकुलेट कर लो और उसका वेक्टर सम कर दो। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं F(A). पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, F(A) देखते हैं। यानी ये जो A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, जो A पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो देखिए, तो क्या आएगा, K चार्जेस क्या रहेंगे, तो इस पे कितना चार्ज, 1 माइक्रो, 1 × 10⁻⁶ इंटू सी पर कितना चार्ज है, 2 माइक्रो, 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। के की जगह आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 × 10⁻² इंटू स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा 1.8 न्यूटन। ओके, तो ये आ गया F(A). तो ये किस डायरेक्शन में होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो A पे रखा चार्ज है ये C पे रखे चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे बाहर की ओर हो जाएगी। दिस इज F(A). ये हमने कैलकुलेट भी कर लिया, कितना है, 1.8 न्यूटन। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं F(B). B ने इस पे कितना फोर्स लगाया, तो हम ये क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। Q1 कितना, 1 माइक्रो, Q2 कितना, 2 माइक्रो, डिस्टेंस बेस का कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू सेम है, तो जितना F(A) आया है उतना ही F(B) आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1.8 न्यूटन, सेम आएगा। अब देखिए, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच की सेपरेशन सेम है, तो Q1, Q2 और R सेम है, तो फोर्स भी सेम रहेगा। अब देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा इसको, तो ये रहेगा F(B) की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में काम करेगा F(B). ओके, तो हमने दोनों वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब इनको जोड़ना है, तो वेक्टर सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। ये फॉर्मूला हमने 11th में देखा था, R = होता था A², ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2AB और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कोस, यही होता था। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखो कि ये एंगल कितना बनेगा इसमें,
तो ये यूजिंग ज्योमेट्री हम फाइंड आउट कर लेंगे कि एंगल कितना रहेगा। तो अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले लीजिए, ऐसे परपेंडिकुलर ले लो। ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल है 60, तो ये कितना बचा, ये बचा 30। इसी तरह ऊपर ये एंगल कितना बचा 30 कितना हो गया 60, और ये टोटल एंगल कितना है, ये पूरी लाइन का ये है 180, तो 180 में से 60 ये चला गया, तो पीछे एंगल कितना बचा 120 बचा। तो एंगल भी हमने निकाल लिया। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो ये क्या रहेगा 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 1.8 इंटू कोस 120। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे रिजल्ट भी क्या आएगा 1.8 ही आ जाएगा। तो ये रहेगा इसका आंसर भाई 1.8 न्यूटन। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, जब भी दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर के बीच में एंगल 120 हो, आपको कह दे मान लो एक ये वेक्टर दे दिया आपको ए वेक्टर, एक ये वेक्टर दे दिया आपको बी वेक्टर, कह दे इनका मैग्नीट्यूड सेम है और बीच का एंगल 120 है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड को मैं कोई नाम देता हूँ, मान लो इनका मैग्नीट्यूड है 10 ले लेते हैं। मान लो इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, तो बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ा जाए और उनके बीच का एंगल 120 हो तो उनका रिजल्ट भी क्या आता है, सेम आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 10 ही आएगा, बशर्ते इनके बीच में एंगल क्या हो 120 डिग्री हो। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। कंपटीशन में आपको ये सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये आपको सारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको सीधा पता हो कि अगर बीच का एंगल 120 है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्ट क्या आता है, तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। ओके, अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था सबसे पहले फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैराडे। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, जिस तरह अर्थ के चारों, ये हमारी अर्थ है, जिस तरह अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कौन सा फील्ड है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड। किसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड? तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के चारों ओर एक स्फेरिकल स्पेस होता है जिसमें अगर कोई और बॉडी आ जाए तो अर्थ उसको क्या कर लेती है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो उस स्पेस को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अगर कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो सेम कंसेप्ट है वो फैराडे ने कॉपी कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। फैराडे ने क्या कहा कि एक चार्ज, अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उसके चारों ओर एक स्फेरिकल स्पेस रहेगा, एक रीजन रहेगा जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा, मान लो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज मैं ले लूँ क्यू नॉट, कोई चार्ज ले लेते हैं, अगर ये चार्ज यहाँ पे आ गया तो ये उसके ऊपर क्या लगा देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स लगा देगा। अगर दूसरा चार्ज इस फील्ड से बाहर है, इस रीजन से बाहर है, तो ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, ये इस स्मॉल क्यू पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये सेम कंसेप्ट है, कॉपी किया है फैराडे ने। तो क्या रहेगा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड इट इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वी कैन से कूलम्स फोर्स ऑन अदर चार्जेस। ओके, अब थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके चारों ओर ये स्पेस है। ये कोई सर्कुलर स्पेस नहीं है, ये स्फेरिकल स्पेस बनाया है मैंने, सफियर जैसा है ये एक। ओके, इसके चारों ओर है। तो ये कैपिटल क्यू के कारण ये स्फेरिकल सफियर रीजन मैंने बनाया है। अगर इसके अंदर कोई और चार्ज आ जाएगा तो ये कैपिटल क्यू उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा। तो ये रीजन किसने बनाया? कैपिटल क्यू ने। तो इस कैपिटल क्यू को कहते हैं सोर्स चार्ज। द चार्ज कैपिटल क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ओके, अब किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है तो वहां पर दूसरा चार्ज रख कर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो चार्ज यूज करते हैं उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। द चार्ज क्यू नॉट विच इज यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ओके, अब हमें यह चेक करना है कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है,
कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हमने एक टर्म बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड वाले में आप मुझे ये बताओ कि कोई बॉडी यहाँ पे है, इस ए लोकेशन पे है, और फिर उसको हम दूर ले गए बी लोकेशन पे, तो बताओ ए जो उसको अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स जब वो ए पे थी तब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, या जब वो बी पे पहुंच जाएगी तब स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? तो आप कहोगे कि ए पर जब बॉडी रखी हुई है तो अर्थ उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड ज़्यादा इंटेंस है। जब बी पे चला गया तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा होने से यहाँ पर अर्थ उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पर अगर बी लोकेशन पे बॉडी को रखेंगे तो अर्थ उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। बी के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। अगर हम कोई चार्ज ले लेते हैं, मान लो ये चार्ज हमने ले लिया कैपिटल क्यू, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर भी सेम कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा, अगर उसी चार्ज को दूर रख देंगे तो उसके ऊपर वीक फोर्स लगाएगा। तो अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कौन बताता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कौन सी टर्म से शो किया जाता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ओके, कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो मैं आपसे कह दूं कि इस क्यू के कारण आप मुझे ये बताओ ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? तो आप कहोगे जो पॉइंट इसके नज़दीक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो दूर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर रखे चार्ज को ही उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो कैलकुलेट कैसे की जाए? तो उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला गया। कैसे? कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है उस पॉइंट के ऊपर +1 कूलाम चार्ज रख दो, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक बात बताओ मुझे, +1 कूलाम चार्ज आपके पास हो, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर +1 की बजाय हमने क्या रख दिया? एक चार्ज रख दिया Q0, छोटा सा चार्ज क्या रख दिया यहाँ पे? Q0 चार्ज रख दिया। और इस Q0 पर इस कैपिटल Q ने मान लो कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया। अरे यार, Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगाया गया? F फोर्स लगाया गया। तो बताओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाया गया होगा? F/Q0। तो इसी को क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं। ओके, अब आते हैं फेयर में। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ओके, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई पॉइंट लेता हूँ A, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर। और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? तो हम पहले इसके ऊपर क्या रखेंगे? एक टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे। देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट A whose position vector is R. Then we place a test charge Q0 at that point. Okay. If F vector is the force experienced by Q0, तो यहाँ पर हमने कितना चार्ज रख दिया था? Q0 चार्ज रख दिया था। और Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड F फोर्स लगा रहा है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे रहेगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 डिवाइड बाय Q0। तो क्या हो जाएगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने E यूज किया, R मैंने पोजीशन के लिए यूज किया, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। वो क्या हो जाएगा? F/Q0 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, अब एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है इसका खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटरमाइन कर रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर देगा क्या?
उसको डिस्टर्ब नहीं कर देगा क्या? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है ये बहुत छोटा रखेंगे, ये इतना छोटा रखेंगे कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट टेस्ट चार्ज Q नॉट शुड बी वेरी स्मॉल। तो हम यहाँ पर Q नॉट के लिए एक लिमिट डाल देंगे कि Q नॉट टेंड्स टू बी 0। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट और डायमेंशन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन चार्ज, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर कूलाम बनेगी। और बात करें डायमेंशन की तो फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2 और चार्ज की होती है AT। डिवाइड करने पे ये आ जाएगी हमारी यूनिट डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, थैंक्स।